हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिविल बडी पर। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया और आज का जो हमारा लेक्चर है यानी कि जो 5000 MCQ की जो हम सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जालौर के चौहानों के बारे में, यानी कि जो चौहान वंश है, चौहान वंश के बारे में, चौहान डायनेस्टी जो हमारा टॉपिक था उस टॉपिक में आज हम बात करेंगे जालौर के बारे में। इससे पहले का जो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो सब जरूर देख लेना, क्योंकि चौहान वंश क्या है उससे रिगार्डिंग मैंने 2 वंशों पहले मैंने डिस्कस कर लिए थे आपसे। चलिए तो आगे चलें। तो आगे चल गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग और जय श्री राम, राम राम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे आपको आज मैं बताने वाला हूं जालौर के चौहानों के बारे में कि जो जालौर है वहाँ के चौहानों का इतिहास क्या है और क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बातें तो बहुत सारी हैं ना, लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो जालौर के चौहान हैं, उनसे रिलेटेड पहले कुछ आपको बता देता हूँ कहानी, और फिर जो काम का है, देखो जो काम का है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो काम का है वो आपके नोट्स में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, और जो काम का नहीं है वो मैं ऐसे बोल दूंगा तो आप सुन लेना, आपके लिए काफी है। देखो जालौर के चौहानों की कभी भी बात आएगी तो एक नाम आपको हमेशा याद रखना है, वो है कीर्तिपाल। जालौर के चौहान की कभी भी बात आएगी तो एक नाम याद रखना है, कीर्तिपाल। कीर्तिपाल के द्वारा ही 1181 ईस्वी में, कीर्तिपाल के द्वारा 1181 ईस्वी में क्या किसकी स्थापना की गई थी? जालौर में चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल के द्वारा 1181 में की गई थी, ये आप याद रखना। कहां पर की गई थी, किसके चौहानों की बात कर रहा हूं मैं? जालौर। और मित्रों अगर आपने स्टार्टिंग के वीडियो देखे हैं तो आपको याद होगा मैंने एक शिलालेख बताया था आपको स्टार्टिंग में, बिजोलिया, बिजोलिया शिलालेख। और इस बिजोलिया शिलालेख में ही लिखा हुआ है कि भैया ये जालौर है ना, जालौर जालौर नहीं है, इसका नाम है जावलीपुर, लिखा हुआ है जावलीपुर इसका नाम है, जालौर नाम नहीं इसका, जावलीपुर नाम, यानी कि जालौर का पुराना नाम जावलीपुर था। और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये जवालीपुर है लिखा हुआ है। ये जवालीपुर कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है बिजोलिया शिलालेख में, जवालीपुर है, जवालीपुर है ना, जवालपुर नहीं जवालीपुर। तो जवालीपुर जो लिखा हुआ है कहाँ लिखा हुआ है? ये बिजोलिया शिलालेख में। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो चौहान वंश के बारे में जब हम बात कर रहे हैं जालौर की, तो जालौर का जो आप जालौर में जो आपका किला बना हुआ है उस किले की मैं बात कर लेता हूं। ये जो किला बना हुआ है इस किले की अगर मैं बात करूं, क्योंकि इस किले से भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो क्वेश्चन भी याद रखना है कि जालौर का किला क्या है, एक पहाड़ी पर बना हुआ है जिसका नाम है स्वर्णगिरी, है ना। तो इस किले का नाम जो है सुवर्ण गिरी भी बोलते हैं। इस किले का नाम क्या है? स्वर्णगिरी भी है। स्वर्णगिरी के अलावा कई बार इसको सोनगढ़ भी बोलते थे, सोनगढ़, ठीक है। और कई जगह पर इसका नाम क्या है? कांचनगिरी भी बोलते हैं, कांचनगिरी। तो ये इसी के नाम है, तो ये इंपॉर्टेंट है। स्वर्णगिरी से कई बार क्वेश्चन आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये कि स्वर्णगिरी नहीं है, ये सुवर्णगिरी है, सुवर्ण है। ये सु लगा हुआ है आगे और फिर लिखा हुआ है वर्ण, है ना, स्वर्ण नहीं है, ये गोल्डन नहीं है। अगर गोल्डन हो स्वर्ण हो तो अलग है, वो अलग है, वो अभी आपको बताएंगे हम, है ना। लेकिन अभी आपको सुवर्ण याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जालौर के जो चौहान है इसी वजह से, इसी नाम की वजह से जालौर के जो चौहान है इनको सोनगरा चौहान कहा गया है, सोनगरा, सोनगरा चौहान है, इसी वजह से इनको सोनगरा चौहान कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, सोनगरा चौहान इन्हें कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसके अलावा क्या होता है कि जो कीर्तिपाल जो है, कीर्तिपाल का जो उत्तराधिकारी बना था, कीर्तिपाल का उत्तराधिकारी जो था वो कौन था? समर सिंह था, समर सिंह। ये समर सिंह उत्तराधिकारी बनता है। और ये मित्रों समर सिंह जो होता है, ये समर सिंह वही होता है, जालौर में क्या है काफी ऐसे काम करवाए थे समर सिंह ने, कोशा शास्त्र वगैरह, जो शस्त्रागार वगैरह होते हैं, कोषागार वगैरह, और बाकी के महल वगैरह के मरम्मत वगैरह, ऐसे मतलब छोटे मोटे काम करवाए थे इन्होंने। लेकिन जो बड़ा काम जो याद रख सकते हो, अगर आप एक लाइन याद नहीं रखोगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। समर सिंह ने क्या किया था कि जो भीम सिंह द्वितीय जो है, चौहान हमने पढ़े थे, पृथ्वीराज चौहान, भीम सिंह से अनबन हो गई थी, है ना। तो ये जो भीम सिंह है, इस भीम सिंह की बेटी थी, भीम सिंह की क्या थी? बेटी थी, ठीक है ना, भीम सिंह सेकंड की बेटी थी। उस बेटी का विवाह हुआ था किसके साथ में? समर सिंह के साथ में। बेटी का नाम क्या था? लीला देवी, लीला देवी नाम था। बस एक पॉइंट ये अगर याद रखना चाहो तो रख लेना कि भीम सिंह की बेटी से शादी हुई थी, बाकी इतना ज्यादा काम का ये है नहीं यहाँ पे मामला। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा एक उत्तराधिकारी नया कौन बनता है इसके बाद बनता है उदय सिंह, उदय सिंह, ठीक है। उदय सिंह उत्तराधिकारी बनता है इनके बाद में, ठीक है ना। जालौर जो राज्य है, जालौर राज्य का जो विस्तार हुआ था, विस्तार उदय सिंह के काल में हुआ, मतलब समर सिंह के काल में उतना विस्तार नहीं हुआ, लेकिन इनके काल में क्या हुआ, थोड़ा
विस्तार हुआ जालौर राज्य का, ये याद रखना, ठीक है ना। चलिए, इनके बाद में क्या होता है, इनके बाद में इनके ये क्या करते हैं कि जो विस्तार हुआ था ना, इस विस्तार में क्या है, गोंडवाना का, और जो गोंडवाना जो लैंड था, गोंडवाना जो जगह, गोंडवाना का जो वाला भाग था, उसके अलावा गोंडवाड़ के अलावा मेवाड़ का जो हिस्सा, कुछ हिस्सों पर अधिकार किया था उदय सिंह ने, और इस तरह से इन्होंने क्या विस्तार किया था, याद रखना। इनके अलावा एक बनते हैं चाचिंग देव। नया जो उत्तराधिकारी बनता है वो कौन बनता है, चाचिंग देव। ये चाचिंग देव गद्दी पर बैठते हैं भैया। और चाचिंग देव का जो काल अगर याद रखो तो रखना, नहीं तो मत रखना, क्योंकि इतने काम का ये नहीं, 57 से लेकर 1282 ईस्वी की बात हो रही है, पुरानी बात हो रही है ना। तो चाचिंग देव गद्दी पर बैठते हैं। चाचिंग देव के रिगार्डिंग अगर आपको याद रखना है तो एक लाइन रख सकते हो याद, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, महाराजा धीराज। ये जो महाराजा धीराज की उपाधि है, ये उपाधि धारण करते हैं चाचिंग देव। चाचिंग देव की ये उपाधि थी, ये याद रखना, ठीक है। और ये कब की बात कर रहा हूं मैं, 1200 के आसपास की बात करूं, 1250 के बाद की, 1282 से 1282 के आसपास की, यानी बलवन का जो टाइम था है ना, उस समय की बात है ये। इसके अलावा फिर गद्दी पर बैठते हैं सामंत सिंह। सामंत सिंह गद्दी पर बैठते हैं मित्रों। अभी सामंत सिंह गद्दी पर बैठते हैं, इनका काल 1282 के बाद स्टार्ट होता है, 1305 तक चलता है, 1282 से 1305 तक इनका ये काल होता है, इनका ये समय होता है, ठीक है। इस समय काल में ये करते हैं अपना शासन। जलालुद्दीन खिलजी क्या है, जलालुद्दीन खिलजी इसी काल में, मतलब इसी ड्यूरेशन में अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, सांचौर आता है, सांचौर आता है और अधिकार करने की कोशिश करता है। लेकिन उस समय क्या होता है, सारंगदेव बघेला है, वो इनकी हेल्प करते हैं सामंत सिंह की। उस वजह से क्या है कि जलालुद्दीन खिलजी जो है, जलालुद्दीन खिलजी क्या है कि यहाँ पर अधिकार नहीं कर पाता, जालौर पर अधिकार नहीं कर पाता जलालुद्दीन खिलजी। क्यों, क्योंकि उस समय सारंगदेव बाघेला, नाम लिख लो, सारंगदेव बाघेला। सारंगदेव बाघेला ने क्या की थी, हेल्प की थी, उस वजह से क्या है अधिकार नहीं कर पाए, तो विफल हो गया था उनका आक्रमण, तो सामंत सिंह के समय था। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तराधिकारी जो बनता है मित्रों, जो हमको अच्छे से पढ़ना है, वो है कानड़ देव। कानड़ देव भैया, इनके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। इनका समय काल था 1305 से लेकर के 1311 ईस्वी का, ये हमको अच्छे से डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको जालौर वंश के बारे में मैंने बता दिया है, और घड़ी आके टकती कानड़ देव पर, ठीक है। तो जालौर का प्राचीन नाम जवालीपुर था, और ये कहाँ से पता चलता है मित्रों, ये पता चलता है आपके बिजोलिया शिलालेख से। जालौर का जो किला है वो सोनगिरी पहाड़ी पर है, सोनगिरी दुर्ग पर है। सोनगिरी दुर्ग पर होने की वजह से इसका नाम क्या है, सुवर्णगिरी है। इस किले का नाम सुवर्णगिरी है। सोनगिरी जो पहाड़ी है, सोनीगिरी पहाड़ी है, उस पर ये है, ठीक है ना। तो सोनगिरी पहाड़ी पर ये है, स्वर्णगिरी पहाड़ी पर है ये, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्वर्णगिरी का किला भी इसे कहते हैं, स्वर्णगिरी बोलते हैं इसे, ठीक है ना, स्वर्णगिरी का किला भी बोलते हैं। तो आपको ऑप्शन में मिल सकता है कि सोनगिरी पहाड़ी या स्वर्णगिरी पहाड़ी, दोनों ऑप्शन में दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। कई बार दोनों या तो ये दे देंगे एक बार ये दे देंगे, ऐसा दे देते हैं कई बार। तो आपका या तो सोनगिरी मिलेगा ऑप्शन में, या आपको स्वर्णगिरी मिलेगा, दोनों में से कोई एक मिलेगा, ठीक है। और जालौर है ना, जालौर, इसी वजह से जालौर के चौहानों को सोनगरा चौहान कहा जाता है। और जैसलमेर का जो किला है उसको कहा जाता है स्वर्णगिरी। यहाँ पर ये स्वर्ण है, स्वर्ण सोना है ना, गोल्ड, ठीक है। वहां पे सुवर्ण है, समझ में आया, दोनों अलग अलग, एक स्वर्ण एक सुवर्ण है, और दोनों एग्जाम में आए हुए हैं, याद रखना, ठीक है। ठीक है, तो कीर्तिपाल थे, कीर्तिपाल ने क्या किया था, कीर्तिपाल सोनगरा ने क्या किया था, इसकी स्थापना की थी, ठीक है। ईयर याद रखना, ईयर 1182 यहाँ पर लिखा हुआ है, लगभग 1182 है, लेकिन एग्जैक्टली अगर आपके ऑप्शन में ऐसा आता है, 1182 भी ऑप्शन में है, 1181 भी ऑप्शन में है ना, 1181 भी ऑप्शन में। आपको ऑप्शन क्या करना है, 1181 करेक्ट है, 1181 ज्यादा करेक्ट है। 1181 के ड्यूरेशन का मामला था, लेकिन जो आपके जो बुक है ना, जो साहित्य ग्रंथ की बुक है, उसमें 1181 लिखा हुआ है, तो 1181 करेक्ट माना जाएगा, ध्यान रखना। यहाँ पर 1182 का समय है, लेकिन आपको 1181 अगर ऑप्शन मिलता है तो 1181 भी सही माना जाएगा, 81-82 के बीच का ये समय था, समझ गए होंगे मेरी बात को, है ना। चलिए, तो जालौर में सोनगरा जो आपके वंश है, इसकी चौहानों का जो सोनगरा वंश है, इसकी स्थापना किसने की थी, कीर्तिपाल ने की थी ना, याद रखना। अब बात करते हैं कानड़देव सोनगरा की, कानड़देव चौहान की बात करते हैं, चौहान वंश हम पढ़ रहे हैं। तो देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या सिवाना पर आक्रमण किया था 1308 में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूँ, फिर आके आपको शॉर्ट में फिर बता देंगे। देखो क्या है, कानड़देव की जब भी बात होती है तो ध्यान रखना, जालौर के जितने भी शासक हुए हैं, उन शासकों में सबसे शक्तिशाली,
सबसे सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली अगर कोई शासक था तो कौन था? कानड़ देव था। ये कानड़ देव सबसे शक्तिशाली आपका क्या है? शासक था जालौर के इतिहास में। अलाउद्दीन खिलजी क्या है? अलाउद्दीन खिलजी की सेना क्या है? गुजरात में लूटपाट करने के बाद में, गुजरात में लूटपाट की थी अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने, तो वहां गुजरात लूटने के बाद में वो जब निकल रही थी रास्ते से जब निकल रही थी, तो यहाँ से जब निकल रही थी जालौर के इधर से, तो इन्होंने क्या रास्ते के बारे में थोड़ा सा मना किया था कि भैया यहाँ से मत निकलो, क्योंकि देखो हजारों की जब सेना निकलती है वहां से, तो वहां पे जितना भी आपके जो भी अपने फसल वगैरह उगा रखी है, कुछ भी कर रखा है, उसमें क्या दिक्कत हो जाती है और वो टूट जाएगी फूट जाएगी। इस वजह से क्या है, इन्होंने क्या है मना कर दिया कि भैया यहाँ से मत निकलो, यहाँ से मत निकलो, ठीक है, यहाँ से मत निकलो। तो यहाँ से निकलने से मना कर दिया, यहाँ से मना कर दिया निकलने से। तो अब क्या होता है कि जब निकलने से मना कर दिया तो भैया सेना क्या है थोड़ी घबरा गई। सेना ने बोला भैया हम राजा के आदमी हैं, हमें कैसे मना कर रहा है, हमें कैसे मना कर रहा है। तो अब क्या होता है कि ये जाके पूरी की पूरी बात पता कहाँ कर देते हैं, जाके सीधा काय खिलजी भाई साहब को बता देते हैं, AK-47 को बता देते हैं, अलाउद्दीन खिलजी को बता देते हैं साहब। अलाउद्दीन खिलजी को जैसे ये बात पता चलती है, अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है तो वो देखता है कि यार कानड़ देव ने हमारा विरोध किया है, ये विरोध क्या है, ये इतना बड़ा हो गया कि भाई हमारा विरोध कर दिया, तो एक काम करो पकड़ के लाओ और इसको दरबार में लेके आओ। तो फिर क्या होता है 1305 ईस्वी में, यहां लिख देता हूं 1305 ईस्वी में, 1305 ईस्वी में क्या करता है कि खिलजी भेजता है अपने एक सेना नायक को एन उल मुल्क, यहां लिख लो एन उल मुल्क मुल्तानी को भेजता है, ऐसे याद रखना, मुल्तानी को भेजता है। मुल्तानी क्या करता है, सैन्य जालौर पहुंचता है, भाई सेना के साथ में पहुंचता बढ़िया, और कानड़ देव को क्या करता है, उसको बोलता है पहले तो भैया वो बुला रहे, फिर बाद में वो कानड़ देव अकड़ता है, मना करता है भाई क्यों जाऊं मैं। तो ये मुल्तानी क्या समझा बुझा के कैसे कैसे करके बेला फुसला के उसको क्या करता है दरबार में ले आता भाई साहब। तो दिल्ली दरबार में इनको प्रस्तुत किया जाता है। दिल्ली दरबार में वहां का क्या है माहौल देख के, वहां पे देख के माहौल वहां का वो सोचता है कि यार ये तो अपने को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हल्का फुल्का समझ रहे हैं अपने को, ये हल्का फुल्का समझने की गलती कर रहे हैं। तो ये क्या करता है वहां का माहौल वगैरह देख के वहां क्या करता है उल्टा उनके विरुद्ध बोल के और भाग जाता है, वहां से आ जाता है वापस, उल्टा सीधा बोल के लड़ा के थोड़ा सा मतलब वाक युद्ध हो जाता है और ये वापस आ जाते हैं साहब। अब क्या होता है यहाँ पर कि इनके बीच में थोड़ा मोटा मोटी गहमा गहमी यहाँ पर हो जाती है। अब क्या होता है एक फरिश्ता जो है, फरिश्ता के अनुसार ये कहा जाता है कि भाई सुल्तान ने जो सुल्तान था यानी कि दिल्ली के जो गद्दी पर बैठा था AK अलाउद्दीन खिलजी, इसने हिंदू शासक जो है, हिंदू शासक कौन, हिंदू शासक यानी कि कानड़ देव, इसको क्या है शक्ति की चुनौती दी थी। वो ये बोलते हैं कि भाई शक्ति की चुनौती दी थी और शक्ति की चुनौती की वजह से कानड़ देव ने क्या है वो शक्ति की चुनौती दी, कानड़ देव उसको सहन नहीं कर पाया और कानड़ देव ने क्या किया कि जालौर लौटा और जालौर लौटते इसने क्या किया युद्ध की तैयारी कर दी, भाई लड़ने के लिए रेडी हो गया कौन, कानड़ देव। ये तो फरिश्ता बोलता है। और नैन्सी क्या बोलते हैं, नैन्सी ये कहते हैं कि भैया जो युद्ध हुआ था इनके बीच में, युद्ध होने का एक कारण था बहुत बड़ा, कारण ये मानते हैं कि कानड़ देव का जो पुत्र था वीरम देव, ये क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि वीरम देव कानड़ देव का पुत्र था वीरम देव। ये जो वीरम देव है, इस वीरम देव को जो सुल्तान है, सुल्तान की पुत्री थी, सुल्तान कौन, AK अलाउद्दीन खिलजी, उसकी पुत्री थी, पुत्री का नाम क्या था, सबको याद होगा फिरोजा। इस फिरोजा के साथ में क्या है लव स्टोरी का सीन चल रहा था, मतलब वन साइडेड थी। वीरम देव नहीं चाहता था इतना ज्यादा, वीरम देव बहुत अच्छा लगता था देखने में, तो वही फिरोजा को अच्छा लगा, फिरोजा ने क्या है प्रपोज वगैरह कर लिया और फिर इनके बाद में शादी वादी की बात इसने कर ली अपने पिताजी से कि पिताजी शादी करेंगे तो वीरम देव से ही करेंगे, ध्यान रखना, और तो किसी से फिर हम करेंगे नहीं, ठीक है। तो पिताजी ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है करवा देते हैं। तो इस नैन्सी ये बात बोलते हैं कि भाई वीरम देव और फिरोजा की वजह से लड़ाई हुई थी इनके बीच में, उनका ये मानना है, ठीक है। तो अब अलग अलग इतिहासकार है, अलग अलग मानते हैं, तो ज्यादा इसमें मैटर में घुसेंगे नहीं क्योंकि क्वेश्चन तो बनेगा नहीं एग्जाम में, और ना कोई अपने से पूछेगा कि भैया जब प्यार की बात हुई थी कौन सा लव लेटर पहले किसने लिखा था, फोन नंबर किसने एक्सचेंज किए थे, है ना, पहले नंबर किसने लिए किसने को दिए, ऐसे बातें थोड़ी पूछेगा। तो बातें वो पूछेगा जो काम किया वही हम करने वाले हैं। चलो तो अब क्या होता है कि इनके बीच में मतलब मनमुटाव हो गया। अब दो बातें हो सकती है, या तो हो सकता है लड़ाई इसलिए हुई फिरोजा और वीरम देव का मामला था, या लड़ाई इस बात से हुई कि भैया वहां पे शक्ति की चुनौती दे दी थी सभा में बुला के, इस वजह से हुई। तो बात कुल मिला के समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो लड़ाई कुछ ना किसी बात से लड़ाई तो हुई है। अब क्या होता है 1305 में मैंने बताया था, अब क्या होता है 1308 में, 1308 ईस्वी में, 3 साल बाद की बात बता रहा हूं मैं। 1308 ईस्वी में सुल्तान ने क्या है जालौर जो है, जालौर का एक हिस्सा मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा सिवाना,
अब आपको समझ में आएगा थोड़ी देर बाद कि सिवाना को हिस्सा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों मैं बोल रहा हूं ना। सिवाना जो दुर्ग है, इस सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करते हैं 1308 ईस्वी में और इसके ऊपर अधिकार कर लेते हैं भैया, अधिकार कर लेते हैं, इसके ऊपर अधिकार कर लेते हैं। सिवाना दुर्ग चला जाता है 1308 में और भैया इसका नाम बदल दिया जाता है, इसका नाम बदल के रख दिया जाता है खैराबाद। खैराबाद, जिनका नाम बदला था ना, नाम याद रखना है ना, पहले इन्होंने नाम बदल बदल के नाम रखे थे और बाद में अब अपने योगी जी हैं, अब उनका नाम बदल बदल के योगी जी अपने हिसाब से रख रहे हैं, पता है ना, समझ में आया। हाँ, और ध्यान रखना, जैसे खैराबाद नाम रख दिया और इसको जीत लिया तो यहाँ पे किसको तैनात किया भाई, शासन किसको दिया, तो ध्यान रखना यहाँ का प्रतिनिधि किसे बनाया था, तो प्रतिनिधि बनाया था कमालुद्दीन गुर्ग को, कमालुद्दीन गुर्ग। इस दुर्ग पर गुर्ग को बिठा के वो चले गए, ध्यान रखना। अब क्या होता है, धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है, अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, ये 1308 की मैंने बात बता दी। फिर क्या होता है, कानड़ देव अधीनता स्वीकार नहीं करता है, फिर भी सिवाना चला जाता है इनके हाथ से, ठीक है ना। और सिवाना को क्या है, कुंजी कहा जाता है, ध्यान रखना, जालौर की कुंजी कहते हैं, जालौर की जो कुंजी है सिवाना दुर्ग को कहते हैं, आपको पता होगा है ना। स्वर्णगिरी जो आपको दुर्ग है, स्वर्ण की जो गिरी दुर्ग है, इस दुर्ग की कुंजी सिवाना को कहते हैं, इसलिए मैं कह रहा था हिस्सा तो इंपॉर्टेंट पार्ट था। अगर किसी ने सिवाना जीत लिया इसका मतलब ये है कि जालौर भी फिर वो जीत सकता है बहुत आसानी से, ठीक है। जैसे मैंने कहा था वहां पर भी रणथंभौर जो दुर्ग है उसकी झायन दुर्ग क्या है, कुंजी है, ऐसे ही यहाँ पर इसकी कुंजी ये है। अब क्या होता है 1311 में, 1308 की बात होगी, अब 1311 ईस्वी, 1311 ईस्वी में क्या होता है, 3 साल बाद, फिर 3 साल बाद, तीन साल के गैप में हुआ एक काम, ठीक है। तो 1305 में हुआ, फिर 3 साल बाद, फिर क्या 1308 में एक बड़ा काम हुआ और फिर 3 साल बाद वापस 1311 में 3 साल बाद फिर बड़ा काम हुआ। अब क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी जालौर को घेर लेता है और घेर के क्या है, जालौर पर कब्जा करने की कोशिश करता है, लेकिन ये मामला हो जाता है विफल, ये मामला विफल हो जाता है। अंत में क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, कानड़ देव का एक दहिया सरदार था, दहिया सरदार था जिसका नाम था दहिया सरदार। कौन था, दहिया सरदार, जिसका नाम था बीका। ये बीका क्या करता है, ये बीका क्या करता है, विश्वासघात करता है और जाके अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाता है, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाता है। और ये विश्वासघात करने के कारण क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, आक्रमण कर देता है और अपने हाथ से जो जालौर का जो किला है वो भी चला जाता है और लड़ाई होती है, जबरदस्त भीषण लड़ाई होती है। और इस भीषण लड़ाई में कानड़ देव लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त होता है, कानड़ देव क्या है, मारा जाता है। और इसी समय पर फिर क्या होता है, किले की जितनी भी महिलाएं थी वो जौहर करती हैं और क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी क्या है, इस जालौर को जीतकर, मित्रों जालौर को जीतकर इस जालौर का नाम बदल कर क्या लिख देता है, जलालाबाद। इसका नाम बदल के क्या लिख देते हैं, जालौर का नाम जलालाबाद कर दिया जाता है। उधर उसका नाम क्या है, सिवाना का नाम खैराबाद कर दिया जाता है, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर ही दिया था पहले, ठीक है ना। तो ये बातें आपको सारी की सारी याद रखनी है। पहले एक बार फिर से याद दिला दूं कि जो भी नाम बदले गए थे उन बदले हुए नामों से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है, समझ गए क्या। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी, इंपॉर्टेंट बातें थी, जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, कोशिश की है आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट नोट आप लिख लो, ठीक है ना। अखेराज की अखेराज अखेराज के शासनकाल में क्या होता है, अखेराज के शासनकाल में पद्मनाभ थे, पद्मनाभ। और पद्मनाभ ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था कानड़देव, रचना थी कानड़देव प्रबंध। तो याद रखना एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कानड़देव प्रबंध जो है, कानड़देव प्रबंध किसकी रचना है, तो ये पद्मनाभ की रचना है कानड़देव प्रबंध। याद रहेगा तो बहुत बढ़िया, नहीं रहेगा तो और भी बढ़िया, किसी और के काम आएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, ये मैंने आपको बता दी हैं। शिवाना जो दुर्ग है, शिवाना दुर्ग जो है, इस शिवाना को क्या है, जालौर की चाबी, जालौर की कुंजी कहा जाता है। और जैसे शिवाना जीत लिया जाता है अलाउद्दीन के द्वारा तो उसका नाम खैराबाद कर दिया जाता है। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आपको याद रहती हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। एग्जाम में क्या है, फिर आपको ऐसी चीज़ें अगर पता होती हैं तो एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन अगर पूछ लेता है आसपास के तो आप वहाँ से क्या है एलिमिनेशन वगैरह करके आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी इनके बीच में आक्रमण 1311 में जो बात थी कि बीका दहिया ने क्या किया था, विश्वासघात किया था, नाम जलालाबाद कर दिया था। और फिरोजा कौन थी, अलाउद्दीन खिलजी की क्या है पुत्री थी जो वीरमदेव को पसंद करती थी, ठीक है ना। तो ये जो बातें थी इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बातें कर ली है। पद्मनाभ ने पुस्तक लिखी थी कानड़देव प्रबंध, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनकी एक और पुस्तक थी वीरमदेव सोनगरागरी बात, तो ये भी दूसरी पुस्तक थी, लेकिन कानड़देव प्रबंध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, चलिए अब सिरोही के जो चौहान है, सिरोही के चौहानों के बारे में बात कर लेते हैं। सिरोही के जो चौहान थे, इनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसके बारे में सबसे पहला एक पॉइंट फिर याद रखना कि सिरोही के चौहान वंश जो है, इस सिरोही के चौहान वंश को देवड़ा शाखा शासन कहा जाता है। देवड़ा शाखा कहते हैं सिरोही के जो, देखो अभी आपने चौहान पढ़े, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे जालौर के चौहान, तो जालौर के चौहानों को हम क्या बोल रहे हैं, सोनगरा चौहान बोल रहे हैं। अब अगर सिरोही के जो चौहान है, इन सिरोही के चौहानों को क्या बोला है, तो सिरोही में जो चौहान वंश था वो देवड़ा शाखा का शासन था वहां पर, यानी देवड़ा चौहान थे, आप ही समझ लो, मतलब चौहान है लेकिन ये देवड़ा है ना, तो इसी की शाखा जिनको देवड़ा कहा गया। और वहां पर क्या है, वहां पर क्या कहा गया था, सोनगरा कहा गया था। तो अगर आपको कोई बोले ये सोनगरा है यानी कि वो चौहान है, अगर कोई बोले देवड़ा यानी कि वो चौहान है, समझ गए क्या, तो देवड़ा शाखा थी। अब ये देवड़ा शाखा का संस्थापक कौन था, तो राव लुम्बा था। कौन था, राव लुम्बा। कौन था, राव लुम्बा। राव लुम्बा क्या है, शासनकाल किसका शासनकाल था, राव लुम्बा। ठीक है, चलिए कुछ 4-5 बातें इंपॉर्टेंट है, ज्यादा बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ज्यादा मैं बातें नहीं बताऊंगा, जो काम की वही बताऊंगा। ठीक है, 1311 में आबू व चंद्रावती को जीता था लुम्बा ने, और चंद्रावती को राजधानी बनाया था। तो चंद्रावती को राजधानी किसने बनाया था, इन्होंने बनाया। तो 1311 में आबू और चंद्रावती को जीता था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। और इनकी जो शाखा है वो कौन सी है, देवड़ा शाखा है, ये आपको याद रखना है। 4-5 बातें हैं, अगर ये याद रहती हैं तो काम हो जाएगा, और याद नहीं रहती है तो भी हमारा काम हो ही जाएगा। कम इंपॉर्टेंट है ये बातें, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपको देखना होगा, 2-2 3-3 लाइनें ही काम की है। इसके बाद में क्या होता है, सहसमल देवड़ा। इसके बाद में सहसमल देवड़ा से रिलेटेड बात याद रखनी, क्या 1425 ईस्वी में सिरोही की स्थापना की, ठीक है ना, और इसने अपनी राजधानी बनाया था। तो सिरोही की स्थापना किसने की थी, सहसमल ने की थी। सहसमल देवड़ा ने सिरोही की स्थापना की थी, ये इंपॉर्टेंट है। 1425 में जो इंपॉर्टेंट है वो वाली बात हम करेंगे। सुल्तान के बारे में, दत्तानी का युद्ध जो 1583 में हुआ था सुल्तान और अकबर के बीच में, इसमें अकबर का साथ किसने दिया था, अकबर का साथ देने वाले कौन कौन थे, बीकानेर के राय सिंह, और प्रताप का छोटा भाई कौन था, जगमाल, अकबर की सहायता करता, अकबर की तरफ से लड़ता है, ये याद रखना। ये युद्ध हुआ था, इसमें कौन किसकी तरफ से लड़ा था, ये काम की बात है। इसके अलावा तुषारा की बुक थी, कौन सी बुक थी, ये बुक का नाम था राव सुल्तान रा कवित। अगर ये याद रहता है तो ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपके दिमाग में ही रहनी चाहिए। जो काम का वही बता रहा हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ, फालतू वाला नहीं बता रहा हूँ मैं। इसके अलावा एक थे शिव सिंह। 1823 में जब संधियां होती हैं अंग्रेजों के साथ में, तो अंग्रेजों से संधि कौन करता है, शिव सिंह संधि करता है। यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी बात होगी, हम बात करेंगे कभी भी, तो ध्यान रखना कि जो संधि करता है कौन सा राजा करता है, शिव सिंह करता है। क्योंकि हम जब आगे चल के संधियों के बारे में हम पढ़ेंगे, अंग्रेजों से जो बातचीत हुई थी, जो भी जिस तरह से, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे याद रखना है ना। तो सिरोही का जो राजा था वो कौन था, 1823 में शिव सिंह था। ठीक है ना, शिव सिंह था। अंग्रेजों से संधि करने वाला अगर कोई अंतिम शासक था, अंतिम रियासत थी, तो कौन था, शिव सिंह ही था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अंतिम शासक यही, अंतिम रियासत यही। ठीक है, 23 में। चलो अब बात करते हैं बूंदी के चौहानों की, है ना। हाड़ौती जो है, हाड़ौती के बारे में बात करेंगे ना। हाड़ौती वाला कौन सा, बूंदी, कोटा बूंदी वाला एरिया, ठीक है ना। ये क्या है, बूंदी जो है, बूंदी के जो चौहान थे, बूंदी में जो चौहान है वो चौहान वंश की हाड़ा शाखा है। मतलब अगर आपको कोई बोलता है ना मैं हाड़ा हूं, यानी कि वो एक्चुअल में क्या चौहान ही है, चौहानों की शाखा है, वो हाड़ा शाखा है। और ये हाड़ा जो है ना, ये हाड़ा रहते थे कहाँ, बूंदी वाला एरिया और कोटा वाला एरिया है, उस एरिया पे इन्होंने कब्जा किया हुआ था, उन्होंने वहां पर शासन किया था। इसी वजह से उस एरिया को हाड़ौती कहा जाता है। अब समझ में आया हाड़ौती क्यों बोलते हैं, है ना। जो बच्चे हैं जिनको नहीं पता था, अब समझ में आएगा हाड़ौती क्यों बोलते हैं, है ना। हाड़ौती इसलिए बोलते हैं कि हाड़ा राजपूतों ने वहां पर किया था, शासन किया था। एक्चुअल में क्या है, बूंदी नाम क्यों रखा गया, इसका बूंदी नाम क्यों रखा, इसके पीछे भी रीजन है। पहले क्या था, यहाँ पर बूंदी जो जगह है, बूंदी पर क्या है, मीणाओं का शासन था। अब मीणा कौन से थे, बूंदा मीणा थे। जो मीणा थे, मीणाओं को जो टाइप है जाती है बूंदा मीणा। अब बूंदा मीणा के कारण यहाँ पर क्या है, बूंदा मीणा का शासन था यहाँ पर, तो बूंदा मीणा के कारण यहाँ पर क्या है, इसका नाम रख दिया बूंदी, है ना। बूंदी पर क्या है, पहले मीणाओं का शासन था, तो वहां पर शासन करने वाला कौन था, बूंदा था। तो बूंदा ने वहां पर शासन किया, बूंदा के नाम पर क्या हुआ, बूंदा मीणा वहां पर नाम रख दिया गया, बूंदा मीणा के नाम पर बूंदी नाम रख दिया था, है ना। तो बूंदी नाम किसके नाम पर है, मीणाओं के नाम पर है ना। मीणाओं के नाम पर, मीणाओं का यहाँ पर शासन था। तो रणकपुर का जो अभिलेख है, रणकपुर के अभिलेख में बूंदी का नाम बूंदा नहीं है और ना बूंदी है, वहां पर लिखा हुआ है वृंदावती। वृंदावती नाम है, वृंदावती। वृंदावती नाम है बूंदी का पुराना नाम। मैंने बोला था ना, पुराने नाम भी आपको याद रखने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, वृंदावती बूंदी का पुराना नाम है। ठीक है, इतना याद रख लोगे तो काम हो जाएगा हमारा। अब चलो, अब आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं देवा के बारे में। जैसा मैंने कहा, हाड़ौती वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, बूंदी वगैरह के बारे में पहले हम पढ़ रहे हैं।
तो बूंदी का जो एरिया है, बूंदी क्या है, हाड़ा, जो चौहानों की हाड़ा वंश है, हाड़ा जो शाखा है उसका, वो आगे बढ़ती है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होता है, इसका नाम वृंदावती है, ये बात आपने याद रख ली है, ठीक है। अब क्या होता है, कुंभा के काल की बात है, कुंभा के समकालीन जो समय था, कुंभा के काल का समय था, रणकपुर लेख लिखा गया था, उस समय की बात है, वृंदावती उस समय का काम है। अब क्या होता है कि इस शाखा का जो राजा, एक राजा था, स्टार्टिंग का राजा तो वो कौन था, देवा था, देवाहाड़ा ने क्या किया था कि मीणों को पराजित किया था 1241 में। कब किया था, 1241 ईस्वी में। तो ये 1241 ईस्वी में क्या करता है, जेता मीणा को हरा करके बूंदी जो है, बूंदी में हाड़ा राज्य की स्थापना करता है। तो कौन करता है, देवा करता है हाड़ा राज्य की स्थापना बूंदी में, किसको हराकर, जेता मीणा को हराकर, कब, 1241 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा और भी बहुत सारे राजा हुए थे, जैसे कि जैत्र सिंह, है ना। तो कोटा को जीतकर बूंदी राज्य में मिला देने वाला राजा कौन सा था, जैत्र सिंह ही था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया बूंदी अलग था, कोटा अलग था। जैसे ही क्या किया, कोटा को जीता, कोटा जीतने के बाद में बूंदी में मिलाने वाला कौन था, जैत सिंह था। तो जैत सिंह ने क्या किया था, इन दोनों को मिला दिया था, है ना। जैत सिंह ने विजय कर लिया था, जैत सिंह क्या है, ये जीत गया था। तो ये याद रखना, ठीक है ना, समझ गए क्या, ठीक है। एक्चुअल में पता क्या होता है, एक्चुअल में होता है कि देवा जो है ना, देवा, इस देवा का उत्तराधिकारी होता है समर सिंह, है ना। इधर बताते हैं आपको, देवा जो है, देवा का उत्तराधिकारी होता है समर सिंह, ठीक है। और ये समर सिंह जो है, ये उत्तराधिकारी बनता है देवा का। और अब क्या करता है, ये क्या करता है समर सिंह आरा, 1264 ईस्वी में, ईयर बता देता हूं, 1264 ईस्वी में, 1264 ईस्वी में क्या करता है, कोटिया शाखा के भीलों को परास्त करता है। कोटिया शाखा थी भीलों की, कोटिया शाखा, इस कोटिया शाखा को, भील थे भील, इन भीलों को हराकर, कोटिया शाखा के भीलों को हरा करके क्या करता है, ये कोटा जो है ना, कोटा, कोटिया शाखा को हरा करके कोटा जो है, कोटा, इस कोटा को जीत लेता है। कौन कौन जीत लेता है, समर सिंह हाड़ा जीत लेता है, ध्यान रखना, और कोटा पर अधिकार कर लेता है, ठीक है ना। और फिर क्या करता है, वह अपने पुत्र, इसका पुत्र होता है कौन, समर सिंह का पुत्र बता रहा हूं मैं, जिसका नाम होता है क्या, जैत्र सिंह। और ये जैत सिंह को दे देता है जीत के, क्या करता है, जैत सिंह को दे देता है। और फिर ये क्या करता है, जैत सिंह क्या करता है, दोनों को मिला देता है, जैत सिंह मिलाने का काम कर देता है। तो समझ में आया, तो जैत सिंह दोनों को मिला देता है, समझ गए क्या। तो इस तरह से क्या होता है, बूंदी जो है, बूंदी, इस तरह से बूंदी जो है, बूंदी, बूंदी का ही एक पार्ट बन जाता है, एक पार्ट बन जाता है कौन, कोटा, कोटा एक पार्ट बन जाता है बूंदी का ही, बूंदी के साथ में आके मिल जाता है। मिलाता कौन है, जैत सिंह मिलाता है, लेकिन जीता किसने था, उसके बाप ने जीता था, बाप का नाम था समर सिंह, समझ गए क्या। और जैत सिंह हाड़ा क्या करता है, कोटा में क्या है, किले का निर्माण करवाता है, और वहां पर गुलाब महल वगैरह गुलाब महल वगैरह जो बनते हैं, वो बनवाने वाला कौन था, वो भी जैत सिंह ही था, समझ गए क्या। ये पूरे पीछे की बैकग्राउंड था, पीछे की ये कहानी थी, लेकिन नाम जो याद रखना है, याद कितना रखना है, ये एक लाइन याद रखनी है बस। इसके अलावा बरसिंह ने 1354 में बूंदी में तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, बरसिंह ने करवाया था। अब देखना तारागढ़ क्या है, तारागढ़ दो हो गए, एक तारागढ़ हो गया बूंदी में, और एक तारागढ़ हो गया अजमेर में। अजमेर वाला किसने करवाया था, आपको कमेंट करके बताना है, और बूंदी वाला किसने करवाया है, ये बरसिंह ने करवाया, ठीक है। और उड़ना राजकुमार किसे कहते हैं, ये भी कमेंट करके बताना है आपको। तो 1354 में तारागढ़ का निर्माण होता है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है सुरजनहाड़ा। सुरजनहाड़ा जो है 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला जो राजा था, हाड़ा राजा, वो कौन था, वो सुरजनहाड़ा था। इसने क्या है, अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है क्या। और ये क्या है, एक्चुअल में क्या, मेवाड़ के जो शासक थे, मेवाड़ के शासकों के अधीनता में काम कर रहा था, ठीक है ना। इसके शासन से पूर्व क्या है कि मेवाड़ के शासन, मेवाड़ के अंडर में काम कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से क्या होता है, ये किसके अधीनता स्वीकार करते हैं, अकबर की। इससे पहले क्या है, मेवाड़ के अधीन काम करते थे, ये मेवाड़ वालों के कहने पर चलते थे, मेवाड़ के कहने पर। अब किसके कहने पर चलने लग जाएंगे, अकबर के कहने पर, ठीक है। और ये जो संधि हुई थी, आप ये कह सकते हो, या अधीनता स्वीकार की थी, इसमें दबाव किसने बनाया था, आमेर के राजा थे भगवंत दास, उनकी मुख्य भूमिका थी इसमें। इसने क्या, द्वारिका में रणछोड़दास में जो मंदिर है, उसका निर्माण भी करवाया था सुरजनहाड़ा ने, ठीक है क्या। इनके दरबारी, तो दरबारी बहुत विद्वान थे, उनमें नाम था चंद्रशेखर का। मित्रों वही चंद्रशेखर जिन्होंने हम्बीर हट लिखी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद है ना हम्बीर हट, हम्बीर के बारे में पढ़ाया था। हम्बीर हट किसने लिखी थी, चंद्रशेखर ने। तो ये इनके ही दरबारी थे। किनके दरबारी थे, सुरजनहाड़ा, जो मैंने बता रहा हूँ, इन सुरजनहाड़ा के ही दरबारी थे ये चंद्रशेखर, इन्होंने बुक लिखी थी। इनके अलावा इन्होंने एक बुक और लिखी सुरजन के ऊपर, सुरजनहाड़ा के ऊपर, क्या, सुरजनहाड़ा के नाम पर, सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र, ठीक है। बुद्ध सिंह, पुस्तक थी नेह तरंग,
क्या थी, नेह तरंग। और ये नेह तरंग क्या है, एग्जाम में एक दो बार पूछी गई है, बुद्ध सिंह के समय पर पुस्तक लिखी गई, क्या नाम था उसका, नेह तरंग, तो ये इंपॉर्टेंट है। इनके क्या दो बेटे थे, दलेल सिंह और दूसरा कौन था, उम्मेद सिंह। अब इन दोनों के बीच में क्या युद्ध हुआ था, उत्तराधिकार के लिए, भैया गद्दी पर कौन बैठेगा, ठीक है। अब इस उत्तराधिकार में ध्यान रखना, सवाई जयसिंह जो आमेर का था उसने दलेल सिंह का साथ दिया था, और मराठों ने क्या है, उम्मेद सिंह का साथ दिया था। तो मराठा जो उम्मेद सिंह का साथ दे रहे थे, जबकि दलेल सिंह का साथ कौन दे रहा था, सवाई जयसिंह दे रहे थे। अब बूंदी में रियासत जो बूंदी पहली रियासत थी जिसकी आंतरिक राजनीति में मराठों ने हस्तक्षेप किया था। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भैया जब आंतरिक रियासत की बात हो रही है राजस्थान में, बूंदी में, है ना, बूंदी में, तो बूंदी की रियासत में वहां पर जो आंतरिक राजनीति है उसमें मराठों का हस्तक्षेप था, है ना। तो किसके समय में था, बुद्ध सिंह के समय पर था। या ऐसे पूछ लेंगे कि भैया राजस्थान में ऐसी कौन सी रियासत थी जहां पर जो आंतरिक हस्तक्षेप है मराठों का था राजनीति में, तो कहां पर था, बूंदी में था। ये इंपॉर्टेंट है। दो नाम और याद रखना, एक तो है कृष्ण कंवर, एक है अमर कंवर। दोनों नाम एक जैसे लगते हैं, कंफ्यूज होते हैं, तो अमर कंवर कृष्ण कंवर के बारे में याद रखना। अमर कंवर कौन है, सवाई जयसिंह की बहन तथा बुद्ध सिंह की पत्नी थी अमर कंवर। सवाई जयसिंह और बुद्ध सिंह की पत्नी थी ये, है ना। तो जयसिंह की तो बहन थी, इसीलिए आपको समझ में आएगा कि सवाई जयसिंह ने क्यों साथ दिया था, है ना, क्यों क्यों जयसिंह का साथ दिया था। तो बुद्ध सिंह की पत्नी थी, है ना। तो एक तरीके से क्या है कि ये जो है मामा के तौर पर बचाने के लिए पहुंचे थे भैया जयसिंह जी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने क्या है उम्मेद के पक्ष में मराठों को बुलाया था। इन्होंने क्या है उम्मेद के पक्ष में मराठों को बुलाया था, कि मराठों को बुलाया था कि भैया आओ, ठीक है। लेकिन अब चक्कर क्या है, अमर कंवर क्या है, सवाई जयसिंह की बहन तो थी, लेकिन अब क्या होता है, उम्मेद सिंह के पक्ष में इन्होंने मराठों को बुलाया था। और मराठों का जो सेनापति था कौन था, मल्लाराव होलकर, इसने अपना क्या है, अपना भाई बना लिया था। इन्होंने अपना भाई बना लिया, क्यों, क्योंकि भैया देखो अमर कंवर जो है, ये अमर कंवर का भाई कौन है, जयसिंह है। लेकिन जयसिंह तो गड़बड़ कर रहा है, जयसिंह तो साथ दे ही नहीं रहा है ना, जयसिंह तो साथ दे ही नहीं रहा है, तो इस वजह से, ठीक है। कृष्ण कंवर सवाई जयसिंह की बेटी थी और दल्ले सिंह की क्या थी, रानी थी ये, दल्ले सिंह की रानी थी। तो अब समझ में आया कि सवाई जयसिंह जो है, देखो सवाई जयसिंह जो है इन्होंने दल्ले सिंह का साथ दिया। सवाई जयसिंह ने क्यों दिया, क्योंकि भैया इनके पास इनकी बेटी थी, इस वजह से इन्होंने इनका साथ दिया। जबकि ऊपर क्या होता है, ऊपर बहन होने के बावजूद यहाँ पे बुलाने पर भी साथ नहीं देती, तो लास्ट में क्या करते हैं, ये मराठों का साथ लेते हैं। तो अमर कंवर का जो बुलाने पर क्या है, मराठों ने साथ दिया था, ठीक है। एक कहानी और है, जब हम कछवा वंश पढ़ेंगे, आमिर वंश के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ मराठे बहुत खतरनाक होते हैं। मराठों को पैसे देकर बुलाया जाता है, ऐसे मान लो कि मैं आपको बोलता हूँ 100 रुपये दे रहा हूँ, ये काम करो, और जैसे ही आप काम करने जाते हो तो आपको बीच में कोई मिल जाता है, बोलता है 200 रुपये दे रहा हूँ, जाओ उसका काम मत करो, और आप वो काम छोड़ देते हो। ऐसा कुछ होता है सीन, वो भी मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। चलिए, विष्णु सिंह, इसके बाद में विष्णु सिंह के बारे में बस इतना याद रखना है, विष्णु सिंह के समय पर क्या होता है, संधि करते हैं अंग्रेजों से, और ये समय होता है 1818 का। तो 1818 में विष्णु सिंह अंग्रेजों के साथ में संधि करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बूंदी के बारे में समझ में आया। कोटा चौहानों के बारे में बताइए, कोटा के जो चौहान है, कोटा में भी चौहान वंश था, और जो ये चौहान वंश था ये हाड़ा शाखा ही थी, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया ना कि चौहान, कोटा क्या है, कोटा हिस्सा बन गया था बूंदी का ही, कोटा हिस्सा बन गया था बूंदी का ही, ठीक है ना, ये तो पता होगा आपको। तब माधव सिंह जो है बूंदी के राजा रतन सिंह का बेटा था। 1631 में मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे कोटा का स्वतंत्र राजा बना दिया था। कब, 1631 में, ठीक है ना। बूंदी के जो राजा थे रतन सिंह, उनका ये बेटा था माधव सिंह, ठीक है। इसके अलावा मुकुंद सिंह, कोटा में अबली का जो महल है, अबली मीणी का महल है, ये मुकुंद सिंह ने बनाया था। और ये अबली मीणी का महल कहाँ पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछते हैं। तो ये कहाँ पर है, ये कोटा में अबली मीणी का महल कहाँ है, कोटा में, पहली बात। और किसके समय का है, ये मुकुंद सिंह के समय का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखना पुराने क्वेश्चन देखना, कई बार पूछा गया अबली मीणी का महल। भीम सिंह, वल्लभ संप्रदाय का यह अनुयायी था भीम सिंह। कोटा का नाम बदलकर मित्रों इसने क्या कर दिया, नंदग्राम कर दिया, क्योंकि कृष्ण भक्त था, है ना, वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था, तो इसने क्या है, नाम क्या रख दिया, नंदग्राम रख दिया था इसने नाम बदलकर। 12 में क्या है, सांवरिया जी का मंदिर भी इसने बनवाया था, कृष्ण भक्त था, सांवरिया जी का क्या था, फैम था, ये फैन था बहुत बड़ा। क्या होता है, फिर मुगल बादशाह फर्रुख शेर के कहने पर क्या है, बूंदी पर आक्रमण किया जाता है, और जब आक्रमण होता है तो बूंदी के राजा तो बुद्ध सिंह, उन बुद्ध सिंह को हराया जाता है, और बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया जाता है ना। तो बूंदी का नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है, फर्रुख 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 शेर के कहने पर यहाँ पे आक्रमण हुआ और फर्रुखाबाद इसका नाम बदलकर रख दिया। तो अब आपसे अगर कोई पूछता है बूंदी का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो फर्रुखाबाद रखा गया। आक्रमण किसने करवाया, तो मुगल बादशाह फर्रुख शेर ने आक्रमण करवाया था, ठीक है ना। और बूंदी के कौन से राजा थे जो हारे थे, तो बूंदी के राजा थे बुद्ध सिंह, ये बुद्ध सिंह हार गए थे, समझ गए क्या, ये बुद्ध सिंह हार गए थे। अभी मैंने कहा ना कि बूंदी और कोटा साथ में काम करने लग जाते हैं, है ना, जैसे कब्जा कर लेते हैं उसके बाद में उन्हीं के नीचे वर्क करते हैं। उम्मेद सिंह 1817 में अंग्रेजों से संधि कौन करता है, उम्मेद सिंह संधि करता है 1817 में।
संधि की शर्तें क्या होती हैं? संधि में दो शर्तें होती हैं बेसिकली, एक संधि होती है, एक तो संधि होती है, एक पूरक संधि होती है बेसिकली, है ना, फुलफिलमेंट के लिए, सप्लीमेंट्री। उम्मेद सिंह और उसके वंशज कोटा के राजा बने रहेंगे, ये संधि की पहली बात होती है। अंग्रेजों के साथ संधि होती है कि भैया उम्मेद सिंह राजा बनेगा तथा उसके वंशज कोटा के राजा बने रहेंगे, ठीक है ना। और पूरक संधि क्या होती है? जालिम सिंह झाला और उसके वंशज कोटा के दीवान बने रहेंगे तथा कोटा की सभी शक्तियां दीवान के पास रहेंगी, ये दूसरी पूरक संधि थी यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये संधि की दो बातें ये याद रखना, कई बार अगर एग्जाम में पूछ लेता है तो ये आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। किशोर सिंह द्वितीय, किशोर सिंह द्वितीय ने क्या है कि इनके इनके समय काल में एक युद्ध हुआ था, मांगरोल का युद्ध। ये मांगरोल का युद्ध हुआ था 21 में, 1821 में, किस किस के बीच में? किशोर सिंह द्वितीय के बीच में और जालिम सिंह झाला के बीच में। अभी जालिम सिंह झाला कौन है अभी बताने की जरूरत थोड़ी है, जालिम सिंह झाला जस्ट ऊपर मैंने बताया दीवान, है ना, तो दीवान बने रहेंगे इस चक्कर में था, है ना। लेकिन अब क्या गद्दी चाहिए इनको। जेम्स टॉड ने इस युद्ध में जालिम सिंह झाला जो है इनका साथ दिया था, जेम्स टॉड ने, कर्नल जेम्स टॉड ने जालिम सिंह झाला का इनका साथ दिया था इन्होंने, ठीक है क्या। चलिए इतना पढ़ लिया है, इतना हमारे काम का है, इतने से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, झालावाड़ जो है, झालावाड़ का इतिहास थोड़ा सा है, झालावाड़ का इतिहास भी पढ़ लेते, ज़्यादा नहीं है। देखो जो जो काम की बातें हैं वो काम काम की बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा ज़्यादा ना तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा उतना ही ज़्यादा आपको याद रखना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा याद रखोगे उतना ही ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी। तो जो काम काम का उतना ही मैं बता रहा हूँ जितना हमारे काम का, क्योंकि इतिहास की अगर आप बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री वाला, वंश वगैरह ये सब जो ये वाला जो पोर्शन है, इसके क्वेश्चन भी ज़्यादा थोड़ी आते हैं, उतने ही क्वेश्चन आते हैं, फिक्स कम क्वेश्चन आते हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि जितना हमको बाकी चीज़ों के लिए पढ़ रहा है उससे ज़्यादा हमको इतिहास के बारे में इसमें पढ़ना पड़े और क्वेश्चन कम आ रहे हैं, है ना। जैसे ज्योग्राफी है, तो अगर मैं इतिहास आपको पढ़ाना चाहूँ ना, तो जितनी ज्योग्राफी मैंने पढ़ाई ना उससे कहीं ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे सिर्फ और सिर्फ इतिहास डायनेस्टी पढ़ाने में, वंश पढ़ाने में। और वंश से का 20 क्वेश्चन आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। लेकिन आपके ज्योग्राफी आएंगे, तो ज्योग्राफी मैंने टाइम लिया था, इसलिए ढंग से अच्छे से पढ़ाई थी। यहाँ पर वही बता रहा हूँ जो काम का है। झालावाड़ का जो इतिहास है, झालावाड़ के बारे में ये कम इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। झालावाड़ वंश का जो शासन है इसके बारे में ध्यान रखना कि झालावाड़ जो वंश है, झालावाड़ में वंश किसका था? यहाँ पे झाला वंश था, झाला वंश का शासन था यहाँ पे, झाला वंश का, ठीक है ना। और मदन सिंह झाला के बारे में ध्यान रखना, जालिम सिंह झाला का पोता था कौन? मदन सिंह झाला। जालिम सिंह झाला, जालिम सिंह झाला कौन? अभी थोड़ी देर पहले ऊपर ही मैंने बताया था, ठीक है ना। तो जालिम सिंह झाला जो है उनका पोता था कौन था? मदन सिंह झाला था। 1837 में कोटा से अलग होकर झालावाड़ राज्य की स्थापना की थी मदन सिंह झाला ने। 1837 ईस्वी में कोटा से अलग होकर झालावाड़ राज्य की स्थापना कर ली इसने। और 1838 में अंग्रेजों ने झालावाड़ राज्य को क्या है? रियासत की मान्यता दे दी थी मित्रों। ये रियासत नहीं थी ना पहले, इसको रियासत बना दिया कब? 1838 में। और 37 में इसने अलग होकर अपनी क्या है? राज्य की स्थापना कर ली थी। झालावाड़ राजस्थान की सबसे नई रियासत है, तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे नई रियासत राजस्थान की कौन सी है? झालावाड़ है। कब बनी थी? 1838 में बनी थी। अंग्रेजों ने मान्यता 38 में दी थी, लेकिन राज्य जो है ये 37 में बन गया था, ठीक है। इसकी राजधानी किसको बनाएगा? इसकी राजधानी बनाएगा झालावाड़ की जो राजधानी है वो बनाएगा तो झालरा पाटन को। किसको बनाया गया था? झालरा पाटन को। चंद्रभागा नदी के किनारे पर यह है, ध्यान रखना। झालरा पाटन को घंटियों का शहर भी कहा जाता है। झालरा पाटन है, इसको घंटियों का शहर भी कहा जाता है, ये राजधानी झालावाड़ की। सीतेश्वर महादेव मंदिर है झालरा पाटन में, ठीक है। राजस्थान में सबसे प्राचीन तिथि युक्त अगर कोई मंदिर है, ये कब का है? 689 ईस्वी का है। तो कौन सा मंदिर है? शीतलेश्वर महादेव मंदिर, महादेव मंदिर है, ठीक है। राजेंद्र सिंह, झालावाड़ में काष्ठ प्रसाद का निर्माण किसने करवाया था? इन्होंने करवाया था, ठीक है ना। समाज सुधार के कार्य किसने किए? इन्होंने किए। झालावाड़ में जो मंदिर थे, सभी जो मंदिर वगैरह बने हुए थे, झालावाड़ के मंदिर है, सभी जातियों के लिए खुलवाने का काम किसने किया? राजेंद्र सिंह ने किया था। तो सभी जाति के लोग वहाँ जा सकते थे। राजेंद्र सिंह के रिगार्डिंग इतना पॉइंट है। ये जो स्टार्टिंग का पॉइंट मैंने बताया ना, ये इसको घंटियों का शहर कहा जाता है। झालरा पाटन इसकी राजधानी है झालावाड़ की। झालावाड़ सबसे नई रियासत है, 1838 में इसको मान्यता मिली, 1837 में इसको बनाया था। बनाने वाला कौन था? मदन सिंह झाला था, जो कि पोता था जालिम सिंह का, ठीक है, जालिम सिंह झाला का। ये पॉइंट है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है फिर आपका क्या? आमेर। आमेर का कछवाहा वंश का इतिहास, ये थोड़ा बड़ा है, जैसे हमने मेवाड़ पढ़ा था, मेवाड़ की तरह ये भी थोड़ा बड़ा है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं किसके बारे में? आमेर का जो इतिहास है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे इतिहास कंप्लीट होगा तो इतिहास के फिर क्या होगा, जब मतलब ये वंश खत्म होंगे तो इन वंश के बाद में फिर हम क्या करेंगे? हम क्वेश्चंस करने वाले, एक साथ हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस करेंगे एक साथ में, जहाँ उन क्वेश्चंस के थ्रू आपको क्या है, मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। फिर से जो हमने पढ़ ली है उनको रिवाइज करवाने की कोशिश करूँगा या याद करवाने की कोशिश करूँगा। और यकीन मानिए जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ उन क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको 1 2 3 4 हो सकता है डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, उन्हीं क्वेश्चन में से जो मैं आपको बताऊंगा, देखना आप, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। वीडियो अगर अच्छा लगा है आपको तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है ये प्रीमियर के रूप में इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि देखो हमारे पास टाइम तो वैसे ही कम है,
ठीक है, टाइम बहुत कम है और लाइव आते हैं तो फिर क्या कमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, है ना, कमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं तो कमेंट पर ध्यान चला जाए, डिस्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, रिकॉर्डेड में अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक गति से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मिनिमम टाइम में 40 मिनट अभी हुए लगभग शायद, और 40 मिनट में मैंने आपको कवर करवा दिया टॉपिक। अगर मैं लाइव आता तो शायद 1 घंटे में भी कवर नहीं हो पाता, क्यों, कमेंट वगैरह करते रहते हैं, सर ये बताओ वो बताओ ये बताओ, तो वहाँ डिस्टर्बेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए एक साथ मैं करवा रहा हूँ। जब हम बात होगी, जब आपसे कुछ डिस्कशन करने की कि हाँ मुझे आपका रिप्लाई चाहिए, जैसे क्वेश्चन वगैरह करने होंगे, क्वेश्चन का जवाब तो आप दोगे, तो जब क्वेश्चन करने होंगे तब लाइव आके फिर क्वेश्चन कर लेंगे हम, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी के जो लेक्चर्स हैं टाइम पर आपको मिल रहे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब्जेक्ट कोर्स अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, टेक्निकल का कोर्स जो है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है सब्जेक्ट वाइज, आप देख सकते हैं। फिर भी नहीं मिलती है तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप मैसेज करना, आपको प्रोवाइड करवाएंगे, लिंक वगैरह प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ मटेरियल है वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है mybulo.com से, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। हिस्ट्री की पीडीएफ हो, ज्योग्राफी की पीडीएफ, जो भी पीडीएफ चाहिए mybulo.com से आपको मिल जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।